कल्पना कीजिए साल है 1945। जर्मनी का न्यूरेमबर्ग शहर। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और पूरा शहर मतलब खंडहर में तब्दील हो चुका है। और इसी मलबे के बीच एक अदालत में कटघरे में खड़े हैं वो लोग जो कुछ महीने पहले तक दुनिया के सबसे ताकतवर और खूंखार इंसानों में गिने जाते थे, नाजी जर्मनी के आला कमान। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये इतिहास का वो पन्ना था जहां दुनिया ये तय कर रही थी कि दोबारा ऐसी तबाही को कैसे रोका जाए। आज हम इसी ऐतिहासिक न्यूरेमबर्ग मुकदमे की परतों को खोलेंगे। हमारे हाथ में है द गेविल एंड द सॉर्ड जस्टिस एट न्यूरेमबर्ग का एक अंश, और हमारा मकसद है ये समझना कि न्याय और बदले की इस महीन रेखा पर दुनिया कैसे चली। हम देखेंगे कि कोर्टरूम के अंदर क्या ड्रामा हुआ, कौन सी कानूनी दलीलें दी गईं जिन्होंने हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को बदल दिया, और सबसे जरूरी हम इसकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है कि न्यूरेमबर्ग ही क्यों? मेरा मतलब जर्मनी में और भी तो शहर थे। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जवाब भी इस पूरे मुकदमे की नींव रखता है। देखिए, एक वजह तो सीधी सादी थी। न्यूरेमबर्ग का जो पैलेस ऑफ जस्टिस था ना, वो युद्ध में लगभग पूरी तरह बच गया था। ये एक बड़ी इमारत थी और उससे सटा हुआ एक जेल भी था। तो अभियुक्तों को रखने और मुकदमा चलाने के लिए वो एक तरह से एकदम सही जगह थी। लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और सांकेतिक थी। सांकेतिक मतलब ये कि न्यूरेमबर्ग नाजी पार्टी का, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक गढ़ था। यहीं पे हिटलर अपनी वो विशालकाय भव्य रैलियां करता था। अच्छा, वही रैलियां जिनकी तस्वीरें हम आज भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल वही, जहां लाखों लोग उसके भाषण सुनते थे। और 1935 के वो कुख्यात न्यूरेमबर्ग कानून का दौर खत्म हुआ और अब तुम्हारे ही बनाए मंच पर तुम्हारे किए का हिसाब होगा। वाह, तो ये सिर्फ एक जगह का चुनाव नहीं था, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। और इस कटघरे में कौन कौन थे? कुछ बड़े नाम तो हम सबने सुने हैं। 21 सबसे बड़े नाजी अधिकारी थे जिन पर मुकदमा चला। इनमें सबसे प्रमुख था हरमन गोरिंग, हिटलर का दाहिना हाथ, और जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे का कमांडर। और रुडोल्फ हेस भी था, है ना, जो कभी हिटलर का डिप्टी हुआ करता था। हाँ, वो भी था। और इनके सामने थी 4 महाशक्तियों की कानूनी टीमें: अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस। जब मैंने इस बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे सबसे हैरान करने वाली बात अभियोजन पक्ष की रणनीति लगी। जो अमेरिका के मुख्य वकील थे, रॉबर्ट एच जैक्सन, उन्होंने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में आप चश्मदीदों को लाते हैं, पीड़ितों की दर्दनाक कहानियां सुनाते हैं। हाँ, इमोशनल अपील करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैक्सन ने कहा कि हम इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, ये तो किसी भी केस की रीढ़ होते हैं। उन्होंने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? ये रणनीति अपने आप में कमाल की थी और उस वक्त के लिए बहुत नई भी थी। जैक्सन का मानना था कि नाजियों के अपराध वो इतने बड़े, इतने राक्षसी थे कि उन्हें साबित करने के लिए किसी गवाह के आंसुओं की जरूरत नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि ये मुकदमा भावनाओं पर आधारित हो, जिसे बाद में कोई ये कहकर खारिज कर दे कि ये तो सिर्फ बदले की भावना से किया गया था। तो फिर सबूत क्या थे? अगर गवाह नहीं तो क्या? जैक्सन ने कहा, हम इन अभियुक्तों को उनके अपने शब्दों से ही दोषी साबित करेंगे। उनका तर्क था, द कैप्चर्ड डॉक्यूमेंट्स डू नॉट लाई, मतलब जब्त किए गए दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। अच्छा। नाजी शासन की ये खासियत थी कि वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे, हर आदेश, हर मीटिंग के मिनट्स, हर रिपोर्ट। जैक्सन ने इसी नौकरशाही को, इसी कागजी कार्रवाई को उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कहा, भावनाएं नहीं, सिर्फ तथ्य, और वो तथ्य नाजियों की अपनी फाइलों में दबे पड़े थे। तो रणनीति तो ये बन गई कि नाजियों के अपने ही कागजात उनके खिलाफ सबसे बड़े हथियार होंगे। लेकिन कागज तो बेजान होते हैं। कोर्टरूम में जब इन कागजों का सामना जिंदा इंसानों से हुआ होगा, तब असली ड्रामा शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, और वो ड्रामा किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से कम नहीं था, खासकर जब रॉबर्ट जैक्सन का सामना हुआ हरमन गोरिंग से। गोरिंग कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो बहुत घमंडी था और तेज दिमाग का भी। मुकदमे की शुरुआत में जब जैक्सन उससे जिरह कर रहे थे तो गोरिंग उन पर हावी हो गया। वो जर्मन प्रशासन की जटिलताओं पर जैक्सन का मजाक उड़ा रहा था और जैक्सन सच में उलझते जा रहे थे। लोग कानाफूसी करने लगे थे कि ये अमेरिकन वकील फेल हो रहा है। बाप रे, फिर पासा पलटा कैसे? पासा पलटा एक दस्तावेज से। जैक्सन ने गोरिंग के सामने एक मेमो रखा जिस पर गोरिंग के अपने दस्तखत थे। ये वो आदेश था जिसने उस योजना को हरी झंडी दी थी जिसे नाजी फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। मतलब
यूरोप के हर यहूदी को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने का प्लान। हाँ, अचानक गोरिंग की सारी हेकड़ी खत्म हो गई। वो जो कुछ देर पहले तक दहाड़ रहा था, अब अपने ही हस्ताक्षर के सामने हकलाने लगा। वो एक पल था जब सिर्फ गोरिंग नहीं, बल्कि पूरे नाजी शासन का अहंकार उन कागजों के बोझ तले ठह गया। ये तो वाकई एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, सिर्फ कानूनी नहीं। बिल्कुल। गोरिंग सर्वोच्च रैंकिंग वाला अभियुक्त था। वो उस पूरे तंत्र का प्रतीक था। उसका टूटना बाकी सबके लिए एक संदेश था कि अब कोई बचाव नहीं है, तुम्हारे अपने रिकॉर्ड ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये तो दिमाग और दस्तावेजों की लड़ाई थी। लेकिन फिर एक ऐसा पल भी आया जिसने कोर्ट रूम में मौजूद हर इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हाँ, आप उस फिल्म की बात कर रही हैं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नाम की एक फिल्म दिखाई। कोर्टरूम की बत्तियां बंद कर दी गईं और पर्दे पर वो तस्वीरें चलने लगीं जो मित्र देशों की सेना ने कैंप्स को आजाद कराते वक्त खींची थीं। बेल्सन और बुकेनवोल्ड जैसे कैंप्स में लाशों के पहाड़, भूख से कंकाल बन चुके जिंदा लोग। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब कटघरे में बैठे उन लोगों की? उस अंधेरे कमरे में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ कुछ अभियुक्तों के रोने और सिसकने की आवाजें तोड़ रही थीं। कहते हैं पोलैंड का कसाई कहा जाने वाला हांस फ्रैंक फूट फूट कर रो पड़ा था। कई अभियुक्तों ने तो अपनी नजरें ही फेर लीं, वो देख नहीं पा रहे थे। यहां तक कि पत्थर दिल माना जाने वाला गोरिंग भी पीला पड़ गया था। तो यहाँ दस्तावेजों से ज्यादा तस्वीरों ने असर किया? हाँ, देखिए, दस्तावेजों ने ये तो बता दिया था कि नरसंहार कैसे हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी। लेकिन उस फिल्म ने दिखाया कि क्या हुआ था। उसने उस कमरे में मौजूद सभी को, जिसमें अपराधी भी शामिल थे, उनके कामों की असली मानवीय कीमत का सामना करने पर मजबूर कर दिया। वो भयावहता शब्दों या आंकड़ों में बयान नहीं हो सकती थी। इस ड्रामे और इन सबूतों के परे ये मुकदमा मूल रूप से शब्दों और कानून के बारे में था, और रॉबर्ट जैक्सन का शुरुआती भाषण उसे आज भी कानूनी इतिहास के सबसे महान भाषणों में गिना जाता है। हाँ, क्योंकि उस भाषण ने सिर्फ केस की शुरुआत नहीं की, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय की दिशा तय कर दी। उन्होंने बहुत साफ कहा था, The wrongs which we seek to condemn have been so calculated that civilization cannot tolerate their being ignored. यानी हम जिन गलतियों की निंदा करना चाहते हैं वो इतनी सोची समझी थी कि सभ्यता उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये दोबारा हुई तो सभ्यता जिंदा नहीं बचेगी। और उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी जो मुझे लगता है आज भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा, We must never forget that the record on which we judge these defendants today is the record on which history will judge us tomorrow. To pass these defendants a poisoned chalice is to put it to our own lips as well. मतलब इन अभियुक्तों को जहर का प्याला देना इसे अपने होठों से लगाने जैसा है। इसका ठीक-ठीक मतलब क्या था? ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। जैक्सन ये कह रहे थे कि अगर हमने ये मुकदमा सिर्फ बदला लेने की नीयत से चलाया, अगर हमने निष्पक्षता के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, तो हम खुद भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। वो एक ऐसा मानक स्थापित कर रहे थे जो सिर्फ हारे हुए दुश्मनों पर नहीं, बल्कि भविष्य में विजेताओं पर भी लागू हो। वो कह रहे थे कि न्याय का मतलब बदला नहीं है। न्याय एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। अगर आज हम उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से सजा देंगे, तो कल इतिहास हमें भी उसी तराजू पर तौलेगा। ठीक है, तो ये तो अभियोजन पक्ष की दलील थी। लेकिन इन सब सबूतों के सामने वो लोग अपना बचाव कैसे कर रहे थे? उनके पास कहने को था क्या? हाँ, और लगभग सभी अभियुक्तों की दलील एक ही थी, जो एक पुरानी जर्मन कहावत में सिमटी है, बेफेल इज बेफेल। आदेश तो आदेश होता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि हम तो बस एक बड़ी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे थे। हमने हिटलर के प्रति वफादारी की शपथ ली थी और हम सिर्फ अपने सीनियर्स के आदेशों का पालन कर रहे थे। गलती हमारी नहीं, सिस्टम की थी। तो मूल रूप से I was just following orders वाला बहाना। हाँ, वही। और अदालत ने इस बहाने को पूरी तरह से खारिज कर दिया और यहीं से न्यूरेमबर्ग सिद्धांतों का जन्म हुआ, जिसने एक क्रांतिकारी विचार स्थापित किया। किसी वरिष्ठ के आदेश को पालन करना आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। इसने तय कर दिया कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अपने कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे तो ऐसा करने के लिए कहा गया था। ये सब सुनने में बहुत न्यायपूर्ण और सीधा लगता है ना? लेकिन क्या ये मुकदमा वाकई इतना आदर्श था? मुझे पता है कि इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। और वो आलोचनाएं बहुत गंभीर थीं। सबसे बड़ी आलोचना थी एक्स पोस्ट फैक्टो कानून के इस्तेमाल की। ये एक लैटिन कहावत पर आधारित है, नुलुम क्रिमिन नुला पोइना सीले लीजे।
जिसका मतलब है? कानून के बिना कोई अपराध नहीं, कोई सजा नहीं। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। इसका मतलब है कि आप किसी को उस काम के लिए सजा नहीं दे सकते जो किए जाने के समय कानूनी तौर पर अपराध घोषित न हो। आलोचकों का तर्क था कि जब नाजियों ने यह सब किया तब मानवता के खिलाफ अपराध या आक्रामक युद्ध छेड़ना जैसी चीजें वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की किताबों में स्पष्ट रूप से अपराध के तौर पर दर्ज नहीं थी। ओहो, तो मित्र राष्ट्र एक तरह से नए अपराध बना रहे थे और उन्हें पिछली तारीख से लागू कर रहे थे। यही आरोप था। और यह आलोचना इतनी गंभीर थी कि उस समय के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हॉलिन फिस्के-स्टून ने इसे निजी तौर पर एक उच्च श्रेणी की लिंचिंग पार्टी तक कह दिया था। और एक और बड़ी आलोचना थी, तुम भी वाली दलील। हाँ, टुकुओको तर्क, जिसका मतलब है तुम भी। बचाव पक्ष ने कई बार मित्र देशों के कामों को उठाने की कोशिश की, जैसे सोवियत संघ द्वारा काटिन के जंगल में हजारों पुलिस अधिकारियों का नरसंहार, या ड्रेसडेन जैसे शहरों पर की गई भीषण बमबारी। हाँ, जिसमें लाखों आम नागरिक मारे गए थे। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को सुनने से ही इनकार कर दिया। तो क्या ये कहना सही है कि वो सिर्फ हारने वालों का न्याय कर रहे थे? मतलब ये विजेताओं का न्याय था? ये विजेताओं के न्याय या विक्टर्स जस्टिस का सबसे बड़ा आरोप है, और ये एक बहुत जायज सवाल है जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून आज भी जूझ रहा है। सच्चाई यही है कि कटघरे में सिर्फ एक पक्ष था। विजेताओं के कामों पर कोई जांच नहीं हुई। ये इस मुकदमे की एक ऐसी नैतिक जटिलता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। क्या विकल्प था? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई लिखा हुआ कानून नहीं था, इतने बड़े नरसंहार के अपराधियों को आजाद छोड़ दिया जाता? सही बात है। और यही अभियोजन पक्ष का जवाबी तर्क था, जिसे प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ का नजरिया कहते हैं। उनका कहना था कि कुछ काम इतने ज्यादा बुरे, इतने अमानवीय होते हैं कि वे किसी भी लिखित कानून से परे मानवता के एक सार्वभौमिक नियम का उल्लंघन करते हैं। नरसंहार, यातना, गुलामी, इनके लिए किसी किताब में लिखे होने की जरूरत नहीं है कि ये गलत हैं। ये स्वाभाविक रूप से गलत हैं। इस तर्क के मुताबिक नाजियों को एक कानूनी तकनीकी खामी की वजह से छोड़ देना वो न्याय का सबसे बड़ा मजाक होता। तो इस सबके अंत में हुआ क्या? फैसले क्या रहे और इस मुकदमे ने दुनिया पर मतलब एक स्थायी असर क्या छोड़ा? 1 अक्टूबर 1946 को फैसले आए। 12 अभियुक्तों को मौत की सजा दी गई, जिनमें गोरिंग भी शामिल था, हालांकि उसने फांसी से पहले आत्महत्या कर ली। 3 को बरी किया गया और बाकी को उम्र कैद से लेकर 10 साल तक की जेल हुई। लेकिन ये तो सिर्फ तात्कालिक परिणाम थे। असली विरासत तो कहीं ज्यादा गहरी है। कैसे? न्यूरेमबर्ग ने उस नींव का पत्थर रखा जिस पर आज का पूरा मानवाधिकार कानून खड़ा है। इसके तुरंत बाद मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा आई 1948 में, और 1949 के जेनेवा कन्वेंशंस भी। बिल्कुल। और इसने सीधे तौर पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की स्थापना का रास्ता खोला। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव शायद एक विचार में आया था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे क्रांतिकारी बदलाव संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की अवधारणा में आया। न्यूरेमबर्ग से पहले दुनिया में यह माना जाता था कि एक देश अपनी सीमाओं के अंदर अपने नागरिकों के साथ कैसा भी बर्ताव करे, ये उसका आंतरिक मामला है, कोई दूसरा देश दखल नहीं दे सकता। न्यूरेमबर्ग ने इस विचार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसने ये सिद्धांत स्थापित किया कि व्यक्तियों के कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका उल्लंघन उनकी अपनी सरकार भी नहीं कर सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जवाब देने का हक है। ये एक जबरदस्त वैचारिक बदलाव था। तो ये खामियों से भरा था, विवादास्पद था, लेकिन इसने दुनिया को देखने का नजरिया मौलिक रूप से बदल दिया। इसने तलवार की जगह कानून के हथौड़े को स्थापित करने की एक साहसिक कोशिश की। न्यूरेमबर्ग मुकदमे युद्ध की भयावहता पर कानून के शासन को लागू करने का एक विशाल और अपूर्ण प्रयास थे। जैसा कि हमारा स्रोत कहता है, ये एक कोर्ट रूम के भीतर सभ्यताओं का टकराव था। और विजेताओं के न्याय पर बहस आज भी उतनी ही जरूरी और वैध है। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद न्यूरेमबर्ग में स्थापित किया गया मूल सिद्धांत आज भी कायम है। कोई भी, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसकी ताकत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। शायद यही इसकी सबसे स्थायी और शक्तिशाली विरासत है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल, न्यूरेमबर्ग ने एक देश और उसकी सरकार के भीतर बैठे लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की। आज हम एक ज़्यादा जटिल दुनिया में रहते हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां देशों से ज़्यादा ताकतवर हैं, जहां साइबर युद्ध होता है और जहां जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में 21वीं सदी के लिए एक नया न्यूरेमबर्ग कैसा दिख सकता है और उसके कटघरे में कौन खड़ा होगा?
है।